हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पार्ट 1 राख की रस्सी पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। ये कहानी तिब्बत की है। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। 32वें मतलब 32। तो लोनपो गार कौन थे? मंत्री थे। राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। राजा से सलाह परामर्श करते हैं। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो लोनपो गार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी मतलब ऐसा इंसान जो तुरंत जवाब दे देता है। तो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। जैसे हम जानते हैं अकबर और बीरबल की कहानी में, बीरबल हाजिर जवाब इंसान थे, इसलिए अकबर के बहुत चहेते थे। इसी तरह लोनपो गार 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के भी मंत्री थे, जो कि बहुत चालाक थे और हाजिर जवाब थे। तो इसी हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए वे बहुत मशहूर भी थे, मतलब उन्हें सभी जानते थे। मशहूर होना मतलब फेमस होना। कोई उनके सामने टिकता न था। तो उनकी चालाकी और हाजिर जवाबी के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था, मतलब कोई उनसे मुकाबला चालाकी और हाजिर जवाबी में नहीं कर सकता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, तो उनकी जिंदगी बहुत चैन मतलब शांति से चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा होता गया, तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। उनका बेटा उनके लिए चिंता का कारण बन गया था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, बहुत सीधा साधा था। भोला मतलब बहुत सीधा साधा होना। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। छू कर भी ना जाना मतलब उसमें ज़रा सी भी होशियारी या चालाकी नहीं थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोनपो गार को ये बात परेशान करने लगी कि लोनपो गार तो बहुत चालाक और हाजिर जवाब थे, जिनके लिए वो मशहूर थे, लेकिन उनका बेटा बहुत ही भोला था, सीधा साधा था। तो लोनपो गार ने सोचा कि मेरे बाद इसका क्या होगा, ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाएगा, इसका क्या होगा। तो ये बात उसको सताने लगी कि अगर इंसान चालाक ना हो तो कैसे वो आगे बढ़ेगा, है ना। बहुत भोले इंसान पीछे रह जाते हैं। तो लोनपो गार को ये बात सताने लगी कि कैसे होगा, उनका बेटा इतना भोला भाला, इतना सीधा साधा है कि वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उसकी ज़िंदगी चलेगी, कैसे वो जिएगा, क्योंकि सभी उसको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इसीलिए उनको ये बात सताने लगी। तो एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। तो एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 मतलब 100 भेड़ें मतलब शीप्स, अगर एक है तो भेड़, अगर एक से ज़्यादा है तो भेड़ें। भेड़ एक वचन है और भेड़ें बहुवचन, ठीक है। तो लोनपो गार ने क्या किया, अपने बेटे को 100 शीप्स दिए और देते हुए कहा कि जाओ तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, लेकिन मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। तो लोनपो गार ने एक शर्त रखी कि तुम इन्हें ना तो मार कर इनसे पैसे कमाओगे और ना ही इनको बेच कर इनसे पैसे कमाओगे। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जब तुम इन्हें वापस लाओगे तो तुम इनके साथ 100 मतलब 100 जौ एक तरह का अनाज होता है, जैसे गेहूँ होता है उसी तरह जौ भी होता है। जैसे गेहूँ से आटा पिसवा कर रोटियाँ खाई जाती है, उसी तरह जौ से भी आटा पिसवा कर रोटियाँ खाई जाती है। बहुत सारे लोग जौ की भी रोटियाँ खाते हैं। तो लोनपो गार ने कहा कि तुम 100 जौ के बोरों के साथ इन्हें भी वापस लाओगे, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया मतलब भेज देना। उन्होंने अपने बेटे को शहर की ओर भेज दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। अब लोनपो गार का बेटा शहर तो पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। लेकिन उसके पिताजी ने जैसी शर्त रखी थी कि 100 जौ के बोरे खरीद कर लाना, साथ में इन भेड़ों को भी साथ लेकर आना, ठीक है। तो अब लोनपो गार का बेटा शहर तो पहुंच गया, लेकिन अब वो 100 जौ के बोरे खरीदेगा कैसे, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, है ना। और पैसे कमाने के लिए उसे भेड़ों को या तो मारना था या बेचना था, लेकिन इन दोनों चीज़ों में ही उसके पिताजी ने उसको मना कर दिया था। उसके पिताजी ने उसे कहा था,
ना तो तुम इन्हें मारोगे और ना ही तुम इन्हें बेचोगे, तो पैसे कहाँ से आते उसके पास। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए वो सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। हल मतलब सॉल्यूशन, उसके दिमाग में कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा था कि वो किस तरह से इतने जौ के बोरे खरीद कर घर ले जाए। वो बहुत दुखी था, है ना, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे एक काम दिया था लेकिन वो काम कर नहीं पा रहा था, वो कैसे करे। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। एक लड़की आई उसके सामने। उस लड़की ने लोनपोगार के बेटे को देखा। देखकर उसने लोनपोगार के बेटे से पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो लोनपोगार का बेटा बहुत दुखी सा बैठा हुआ था, इसलिए लड़की ने देखकर उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, अपनी अवस्था, हाल मतलब अपनी अवस्था, ठीक है। उसने अपना हाल कह सुनाया कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे क्या करना है, उसके पापा ने क्या शर्त रखी है, ये सभी बात कह सुनाई। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। लड़की ने कहा कि तुम इतने दुखी हो रहे हो, इसमें इतने दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। आपको पता है ना, भेड़ों के बाल उतारे जाते हैं जिनसे ऊन बनते हैं, है ना, इनसे ऊन बनाए जाते हैं, उनसे स्वेटर बनते हैं। तो इस तरह से लड़की ने क्या किया, भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। बाजार में बेचने पर उसको पैसे मिले, है ना, और उन पैसों से उसने क्या किया, जौ के 100 बोरे खरीद लिए। तो उन भेड़ों के बाल उतार के उन्हें बाजार में बेच दिया, बाजार में बेचने पर उसे रुपए मिले, और जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। तो लड़की ने क्या किया, जो भेड़ के बाल थे उन भेड़ के बालों को उतार कर उन्हें बेचकर उनसे जो पैसे मिले, उन पैसे से उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसने लोनपोगार के बेटे को दिया और उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था, उसे ये भी लगा कि उसके पिता भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि उसने अपने पिता की शर्त को रखी। उसने ना तो भेड़ों को मारा, ना तो उनको बेचा, बल्कि उनको अपने साथ ही 100 जौ के बोरे के साथ लेकर आ गया। मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, है ना। आपबीती मतलब जो भी लोनपोगार के बेटे के साथ वहाँ पर हुआ, वो सारी बात लोनपोगार के बेटे ने आकर बताई कि किस तरह से उसकी मदद की गई, किसने उसकी मदद की। पिताजी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसके पिताजी को लगा था कि शायद ये प्रॉब्लम उनका बेटा खुद ही सॉल्व करेगा। क्योंकि उनका बेटा बहुत भोला था, तो लोनपोगार ने सोचा था कि ये जो प्रॉब्लम है वो खुद ही सॉल्व करे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि किसी और ने उनके बेटे की मदद की, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, है ना, क्योंकि उन्होंने सोचा था उनका बेटा ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करे। लेकिन लोनपोगार के बेटे ने ऐसा किया नहीं। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। ये सुनकर वो कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। तो तुमने जो पिछली बार मैंने दिया था भेड़ों को, तुमने बाल उतार कर उन्हें बेचा, ये मुझे पसंद नहीं आया। पसंद आता, लेकिन अगर वो काम लोनपोगार का बेटा खुद अपना दिमाग लगा कर करता तो ही लोनपोगार को पसंद आता। क्योंकि लोनपोगार के बेटे की मदद किसी और ने की थी, इसलिए लोनपोगार को ये पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। अब लोनपोगार ने दोबारा से अपने बेटे को कहा कि उन्हीं भेड़ों को दोबारा से लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। यकीन होना मतलब भरोसा होना। उसे ये भरोसा था कि वो लड़की दोबारा से आएगी उसकी मदद करने के लिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, ऐसा हुआ भी, ठीक है, लड़की भी आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। तो लोनपोगार के बेटे ने अपनी सारी प्रॉब्लम सुना दी उस लड़की को। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तो लोनपोगार के बेटे ने कहा कि अब मैं अगर बिना जौ के 100 बोरों के साथ गया तो मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे।
लड़की सोच कर बोली। अब लड़की ने सोचा और बोला, एक तरीका है, एक उपाय है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। भेड़ों के सींग से कई तरह के डेकोरेटिव चीज़ें बनाई जाती है। तो उस लड़की ने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। तो भेड़ों के सींग काटकर जो रुपए मिले उनसे उस लड़की ने 100 जौ के बोरे खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब सौंप कर मतलब देकर, तो उन बोरों को लोनपोगार के बेटे को दिया। उस लड़की ने लोनपोगार के बेटे को 100 जौ के बोरे खरीद कर उसके हाथों में दिया और उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। अब वो बहुत खुश था कि देखो, दोबारा से आपने मुझे ये काम दिया और मैं ये काम करके आ गया। उसने विजयी भाव से, मतलब जीतना, उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। तो उसने सारी कहानी कह सुनाई विजयी भाव से कि वो जीत कर आया है, इस भाव से उसने सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो लोनपोगार ने फिर सुना कि उस लड़की ने दोबारा से उनके बेटे की मदद की। अब लोनपोगार उस लड़की की चालाकी को नापना चाहते थे या देखना चाहते थे, इसलिए लोनपोगार ने कहा कि उस लड़की से कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी, 9 हाथ मतलब मेजरमेंट हम जानते हैं, जैसे हैंड स्पैन, फुट स्पैन, उसी तरह एल्बो से लेकर फिंगर टिप तक जो मेजर किया जाता है उसे 1 हाथ कहते हैं। उसी तरह 9 बार करने से उसे 9 हाथ कहा जाता है। तो लोनपोगार ने कहा अपने बेटे से कि उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। राख मतलब ऐश, किसी चीज़ की जलने के बाद जो चीज़ हम देखते हैं, जो जली हुई चीज़ देखते हैं, उसे राख कहा जाता है। जैसे आप अगरबत्ती जलाने के बाद क्या होता है, अगरबत्ती जलते जलते अपने पीछे एक पतली सी राख छोड़ती जाती है ना। उसी तरह से लोनपोगार के ने कहा कि तुम उस लड़की से कहो कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। राख मतलब ऐश, किसी चीज़ के जलने के बाद जो पीछे बच जाता है उसे राख कहते हैं। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया मतलब रिपीट किया। तो उनके बेटे ने उस लड़की के पास जाकर जो उसके पिताजी ने कहा था वो मैसेज, संदेश मतलब मैसेज रिपीट किया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी। लड़की ने कहा, हाँ मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। क्या गले में पहनी जा सकती है? नहीं पहनी जा सकती ना। ऐश जो होता है, जो राख होती है, उसको तो छूने पर ही वो टूट जाती है। लेकिन उस लड़की ने ये शर्त रखी, लोनपोगार के बेटे को बताई कि जाओ अपने पिताजी से कहो मैं राख की रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन उन्हें ये गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। तो लोनपोगार के बेटे ने ये बात लोनपोगार को बता दी। तो लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी तो पहली बात बनाना ही असंभव है, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो लोनपोगार ने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो बना ही नहीं पाएगी, इसलिए लोनपोगार ने लड़की की शर्त को मंजूर कर लिया, मतलब मान लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। 9 हाथ लंबी रस्सी ली। 9 हाथ मतलब मेजरमेंट में हम एल्बो से लेकर मिडल फिंगर टिप तक 1 हाथ कहते हैं। उसी तरह से 9 बार उसने मेजरमेंट किया और उतनी बड़ी रस्सी को वो लेकर आए, उसे पत्थर के सिल पर रखा। पत्थर का सिल मतलब जैसे पहले के ज़माने में लोग मसाले पीसा करते थे, है ना, जो दादी नानी वो मसाले पीसा करती थी, उसे सिल कहते हैं। तो ये पत्थर की बनी होती थी। सिल जो है वो पत्थर का होता है। उस 9 हाथ लंबे रस्सी को और उसे जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। तो हम देखते हैं जैसे अगरबत्ती में हम जब जलाते हैं तो जलते जलते भी वो पीछे अपनी राख छोड़ती जाती है। तो इसी तरह से रस्सी तो जल गई, लेकिन वो अपने आकार की ही राख को छोड़ती गई। ठीक है, इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और सिल के साथ, क्योंकि वो तो उसे उठाकर नहीं ले जा सकती थी ना, क्योंकि वो तो राख थी और राख छूते ही या तो वो स्प्रेड हो जाती है या टूट जाती है ना। स्प्रेड मतलब फैल जाती है या तो टूट जाती है। तो लड़की ने सिल समेत, जिस सिल में उसने जलाया था, सिल समेत लोनपोगार के पास वो रस्सी लेकर गई जिसको उसने जलाया था।
और उसे पहनने के लिए कहा और कहा कि आप इसे पहनिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वो चौंक गए कि अब इसे कैसे पहने, क्योंकि राख की रस्सी क्या कोई पहन सकता है। वे जानते थे राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये उठाया ही नहीं जा सकता, ये टूट जाएगी। उठाते ही वो फैल जाती है या टूट जाती है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो लड़की की समझदारी देखकर वो खुद भी हैरान हो गए। उनकी चालाकी धरी रह गई मतलब उनकी चालाकी भी कम पड़ गई। लड़की इतनी समझदार निकली। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। तो लोनपोगार ने सोचा, अगर मेरा बेटा होशियार नहीं हो सकता तो कम से कम ये जो समझदार लड़की है इसके साथ रहकर भी वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट पाएगा, है ना। तो इसलिए लोनपोगार ने उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कर दी। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो चलिए हम थोड़ा तिब्बत के बारे में जान लेते हैं। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया की छत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे हमारे घर की छत ऊंची होती है, उसी तरह ही ये तिब्बत जो है ये बहुत ही ऊंचाई पर है। ठीक है, ऊंचाई पर होते हुए भी ये कोई पर्वत नहीं है, ये पठार है। पठार किसे कहते हैं? पठार ऐसी जगह को कहते हैं जिनकी ऊंचाई मैदानों से ज़्यादा होती है लेकिन पहाड़ों से कम होती है। तो किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। तो ये एक लोक कथा थी। इस लोक कथा को अगर हमें बेहतर तरीके से समझना है तो जिस इलाके की लोक कथा है, इस इलाके की जलवायु, रहन सहन, कैसे लोग रहते हैं, कैसा कैसा खाना खाते हैं और किस तरह की संस्कृति है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो राख की रस्सी ये एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जाती है। जैसे परदादा दादाजी को सुनाया करते थे, दादाजी आपके पिताजी को सुनाया करते थे, पिताजी आपको सुनाया करते हैं। तो इस तरह से लोक कथा जो जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जाती है। तो राख की रस्सी तिब्बत की एक लोक कथा है और तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि ये पठार पर स्थित है। पठार जिसकी ऊंचाई मैदानों से ज़्यादा होती है लेकिन पहाड़ों से कम होती है। पठार ज़मीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा है और पहाड़ से नीचा होता है। ठीक है, तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। तिब्बत में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। इन पहाड़ों की क्या खासियत है? ये पहाड़ कई रंग के हैं, जैसे भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं, है ना। तो इन पठारों में क्या खासियत है? ये पठार कई तरह के रंगों से भरे पड़े हैं, जैसे भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, इस तरह के कई रंगों से भरे पड़े हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। ये खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तो इनमें सूरज की रोशनी जैसे ही पड़ती है तो एक एक वक्त एक एक कलर दिखाई देता है। तो तिब्बत की जलवायु अगर हम देखें, तिब्बत की हवा में नमी बहुत ही कम है, बहुत ही ड्राई है। वो जगह बहुत ही ड्राई है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। ठीक है, वहाँ पे बरसात, बारिश और बर्फबारी मतलब बर्फ़ पड़ना ये बहुत ही कम होता है। क्योंकि इस तरह की जलवायु है इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। तिब्बत के पूर्वी भाग में ही थोड़े बहुत जंगल पाए जाते हैं, जिन जंगलों में जो दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ मिलते हैं। दुर्लभ मतलब जिन्हें हम आसानी से देख नहीं पाते हैं, इस तरह के पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ दिखाई देती है। तिब्बत की मिट्टी रेतीली है लेकिन रंग बिरंगी है, कहीं लाल पीली है तो कहीं काली है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें, 1500 झीलें हैं, ये याद रखना है आपको। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। पहाड़ों में जो बर्फ़ पड़ते हैं, इन बर्फ़ों के पिघलने से ये झीलें बनती हैं। इन झीलों में मानसरोवर झील बहुत ही फेमस है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो तिब्बत में जो नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है, वही नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है हमारे देश में आते थे। तिब्बत में जो नदी सांगपो कहलाती है उसी को हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। जितनी जितनी हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं उतनी ही ठंड बढ़ती जाती है। तो ये तिब्बत जो इलाका है बहुत ही ऊंचाई पर है, इसलिए ये बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज़ ठंडी हवा चल रही हो। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं, क्योंकि तिब्बत बहुत ही ठंडा प्रदेश है। इसलिए ठंड से बचने के लिए वहाँ पे लोग भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं। एक तो ठंड प्रदेश, ऊपर से बहुत तेज़ हवा चलती है। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ पे घर बनाने का तरीका अलग है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। तो पहले लकड़ी से घर बनाए जाते थे, बहुमंजिला मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी मतलब टॉल बिल्डिंग्स जो होते हैं हम सिटी में देखते हैं, उसे बहुमंजिला कहते हैं। तो लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके, क्योंकि तिब्बत एक बहुत ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसलिए वहाँ पे लोग घरों की खिड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं ताकि सूरज की रोशनी आए, और जितनी सूरज की रोशनी अंदर आएगी उतना ही घर भी गर्म होगा। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी होती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा, ये भी इम्पोर्टेंट है। लहासा तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। तो लहासा दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सबसे जो फेमस जो झील है वो मानसरोवर है, और सबसे जो ऊंचा शहर है वो लहासा है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। उम्मीद है ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।